हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में दिए गए हैं, जिनको हमने बोरो किया है आयरलैंड के संविधान से, जो इससे पहले स्पेनिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इनका वर्णन था। तो हम स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ नॉट एन इंडिजीनियस वन, यानी कि हमारे लिए ये मौलिक नहीं है, हमने इनको लिया है। Our constitution makers borrowed this concept from Irish Constitution आर्टिकल 45। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उनके आर्टिकल 45 में इसका वर्णन किया गया है। इट हैज़ इट्स जेनेसिस, जो इसके कुछ तत्व पाए जाते हैं यानी कि इनकी भूमिका पाई जाती है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाई जाती है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं हमारे जो स्टेट के लिए हैं वो स्टेट के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि जब कभी भी कोई भी नया कानून बनाता है स्टेट तो इनको कंसीडर करेगा, इनको महत्व देगा, लेकिन कोई भी नागरिक इनको लागू करवाने के लिए कभी भी किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। तो ये वाद योग्य नहीं है, इसके ऊपर किसी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। कोई राज्य इनका पालन नहीं करता है तो किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि ये कहाँ है और कौन कौन से आर्टिकल में है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं हमारे वो हमारे संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। हमारे संविधान में इनका कहीं भी कोई भी बफ्रिकेशन नहीं है, यानी कि कोई भी विभाजन नहीं किया गया, किसी भी आधार पर कोई विभाजन नहीं किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मैं उसको आपको बताता हूँ। तो पहले जो 2 कॉमन आर्टिकल्स दिए गए हैं जो न्यूट्रल हैं, जो किसी भी पार्ट में शामिल नहीं होते, उसमें है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में हमारा जो स्टेट है, राज्य है, उसकी परिभाषा दी गई है कि क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि राज्य है वो जो नियम बनाएगा, नए कानून बनाएगा तो इनको कंसीडर करेगा। तो आर्टिकल 36 इससे डील करता है कि राज्य में क्या चीज़ें शामिल होंगी, और वही चीज़ें हैं, वहीं उसी प्रकार की परिभाषा है राज्य की जिस प्रकार की परिभाषा आर्टिकल 12 में की गई थी। यानी कि राज्य का मतलब है हमारे विधान पालिका या कोई भी हमारी सरकारी संस्था बनाई गई है, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी हमारे राज्य में शामिल होंगी, राज्य की परिभाषा में सभी चीज़ें शामिल होंगी। ऐसा ही वर्णन हमारे आर्टिकल 12 में भी दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि इन तत्वों को जो भाग 4 में दिए गए हैं, जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन तत्वों को लागू कैसे किया जाएगा इसके बारे में आर्टिकल 37 बताता है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि बफ्रिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन इन सिद्धांतों के आधार पर 3 प्रकार से इसका बफ्रिकेशन किया गया है। उसमें सबसे पहला आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि समाजवादी सिद्धांत हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 38 कहता है, जो आर्टिकल 38 है, इट ऑथराइज द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। जो राज्य है वो लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि मेन पॉइंट आ गया इसका कि जो राज्य है वो कल्याणकारी भूमिका निभाएगा। ये हमारा आर्टिकल 38 कहता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि समाज को ऊपर उठाना, राज्य के हाथ में जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं वो राज्य के हाथ में हो, और राज्य है वो समाज कल्याण के लिए कार्य करे और उनका उपयोग करे। इसके बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, लिवलीहुड ऑफ फॉर सिटीजन्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन गुड्स, और इसमें और चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें ये कहता है कि सबको अवसर मिले, सबको एक जैसे अवसर मिले
इसके अलावा जो नागरिक है उनकी आजीविका का साधन मिले, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सामान्य साधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, समान हो। तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया था आर्टिकल 39। इसके बाद आता है आर्टिकल 39A, जिसको बाद में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कोई भी ऐसी लीगल कोई भी हेल्प चाहिए है तो वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाए राज्य। ये हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। इसके बाद आर्टिकल 41 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि इन चीज़ों को राज्य फॉलो करेगा, जैसे राइट टू वर्क है, टू राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में कोई, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस में काम का, शिक्षा का और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार वो राज्य को प्रदान करना चाहिए। कुछ ऐसी दशाओं में, जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल हैंडीकैप है, या कोई वृद्धा है या वृद्ध है, इन कंडीशंस में ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाए। इसके बाद आर्टिकल 42, हमारा आर्टिकल 42 प्रोविज़न करता है प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो इसमें कहता है कि जो काम की जो न्याय संगत, यानी कि जस्ट का मतलब ये है कि जो उचित हो, कि मान लीजिए आपको क्लास दे दी जाती है पढ़ाने के लिए और वहाँ आपके पास बेंचेस नहीं हैं या फिर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही गंदगी मची हुई है, तो ये जस्ट नहीं है, ये न्याय संगत अवस्था नहीं है। तो प्रोविज़न ऑफ फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, यानी कि न्याय संगत और मानवोचित दशा, वहाँ का जो कंडीशन है वो बहुत ही ठीक प्रकार की हों। और इसके अलावा कि जो मैटरनिटी यानी कि प्रसूति के, यानी कि डिलीवरी के समय की जो सहायता है वो प्रदान की जाए, और मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश भी प्रदान करें। इसके बाद हमारा आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 कहता है कि लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, कि जो कार्य करने वाले हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कम से कम एक निर्वाह की मजदूरी होनी, यानी कि न्यूनतम मजदूरी ज़रूर हो, ताकि वे अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर सकें। इसके बाद आर्टिकल 43A, उसमें कहता है कि जो पार्टिसिपेशन है ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो उद्योग हैं उनके प्रबंधन में, उनका जो मैनेजमेंट है उनमें जो श्रमिक हैं, वर्कर हैं, उनका योगदान होना ज़रूरी है। इसके बाद आर्टिकल 47, ये आर्टिकल 47 इसलिए आ गया, जैसे 41, 2, 3, 47 आप सोच रहे होंगे कि 44 कहाँ गया, तो वो जो आइडियोलॉजी हैं, जो प्रिंसिपल्स के टाइप हैं वो उसमें अलग है। तो ये आर्टिकल 47 है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें कहता है कि स्टेट का यह कर्तव्य है कि वह पोषण के स्तर को बढ़ाए, और जो जीविका का स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ाए, जीवन का स्तर है उसको ऊंचा करे, और लोक स्वास्थ्य के सुधार के कार्य करे। ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो ये हमारे थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप्स आते हैं, जो बफ्रिकेशन किया गया है थर्ड टाइप, उसमें सेकंड टाइप है गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यानी ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में आर्टिकल 40 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 कहता है कि टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरिया। तो इसमें ये कहता है कि जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दें, ये व्यक्तिगत हों या फिर सामूहिक रूप से
जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। इसमें आर्टिकल 43B कहता है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी संस्थान हैं उनको बढ़ावा दे, उनको सहयोग करे ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जा सकें। इसके बाद आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन हैं और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, इनकी शिक्षा और इनका जो आर्थिक हित हैं उनको प्रमोट करे, उनको बढ़ाए। इसके बाद आर्टिकल 47 कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो सोशलिस्ट में भी शामिल होता है और गांधीनियन प्रिंसिपल में भी शामिल होता है, तो ये दोनों में ही शामिल होता है। इसके बाद आर्टिकल 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि जो कृषि है और पशुपालन है उनका संगठन बनाए, उसको एक उचित प्रकार से चलाए, उनको एक ग्रुप सा बनाए ताकि उसका ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो हमारे मॉडर्न प्रिंसिपल में भी आता है, यानी कि उदार बौद्धिकवादी जो सिद्धांत हैं हमारे, जो एट प्रेजेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी के लिए एक समान आचार संहिता, कोई भी किसी का भी पर्टिकुलर कोई अलग कानून नहीं होगा। जैसे हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम कोड बिल है, या किसी भी धर्म का कोई पर्टिकुलरली अलग व्यवहार नहीं होगा। जैसे 3 तलाक का बिल है या बहुविवाह प्रथा है, ऐसी कोई भी व्यवस्था है वो कानून के समक्ष इनको नहीं माना जाएगा। लेकिन इंडिया में इसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन गोवा हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है बहुत टाइम से। इसके बाद आर्टिकल 45 कहता है कि प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, ये राज्य का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य को ये कार्य करने चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 है वो गांधीनियन में भी आता है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में भी आता है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, यानी कि जो कृषि है और पशुपालन है उसको मॉडर्न बनाए, आधुनिक बनाए और वैज्ञानिक तरीके से उसको बढ़ावा दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और उसका प्रचार हो सके, उसमें बेनिफिट हो सके। इसके बाद हमारा आर्टिकल 48A है। उसमें कहा गया है कि प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि सुरक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और हमारे जो वन है या वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा करना, ये राज्य के अधिकार में, यानी कि राज्य के कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो राष्ट्र महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और जो वस्तु है उनका संरक्षण करना, उनको बचाए रखना, ये भी राज्य का एक कर्तव्य है। इसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि जो हमारी जुडिशरी है और जो हमारी कार्यपालिका है उसको अलग अलग रखा जाए, वो आपस में कंट्राडिक्ट ना हो, उनके जो कार्य हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट ना हो। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखा जाए, ये सिद्धांत में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 51 कहता है
कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, उसको बढ़ावा देगा, ना कि किसी भी ऐसी ट्रीटी पे कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा जो कि हमारी कंट्री ने की है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में की अभिवृद्धि करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्टिव, इसका क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। तो उद्देश्य इसके यही है कि सबसे पहला है कि टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए ताकि लोगों का विश्वास राज्य के प्रति बना रहे। और जो वैधता होती है, किसी भी राज्य को वैधता मिलना, तो वो उसको वैधता मिले और राज्य है वो लोक कल्याणकारी कार्य करे और लोगों का विकास हो। इसके बाद है फॉर इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्रिएट सोशलिज्म, गांधीज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, यानी कि समाजवाद की, गांधीवाद की और व्यक्तिवाद, यानी कि जो उदारवाद में आता है, इन सभी की स्थापना की जा सके और लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। इसके बाद आता है कि प्रोवाइड व्हाट टू डू फॉर स्टेट। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट है वो हमेशा ही स्टेट के ऊपर बाउंडेशन लगाता है कि स्टेट को ये कार्य नहीं करने हैं, लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो स्टेट को फॉरवर्डिंग देता है कि आपको ये कार्य करने चाहिए। तो ये बताता है कि प्रोवाइड व्हाट टू डू फॉर स्टेट, यानी कि स्टेट को कुछ ऐसी बातें बताता है कि आप इनके अनुसार अपने नियम बना सकते हो, इनके अनुसार आप नए कानून बना सकते हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्रिटिसिज्म में सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि इनके ऊपर कोई भी ऐसी लीगल फोर्स नहीं है, इनके को अगर नहीं इम्प्लीमेंशन नहीं किया जाए तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इम्प्लीमेंशन के लिए कोई भी लीगल फोर्स इसके ऊपर लागू नहीं है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही है कि ये वाद योग्य नहीं है। स्टेट अगर चाहे तो इनको लागू कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो वो कोई भी फोर्सफुली पावर नहीं, इनको लागू नहीं करवाई जा सकती। इसके बाद है कि इलॉजिकली अरेंज, कि जिन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए था उनको बाद में ऐड किया गया है या उनको पीछे रखा गया है, या कहीं स्टार्टिंग से हम सोशलिस्ट से स्टार्ट होते हैं और कभी गांधीनियन प्रिंसिपल आ जाते हैं या फिर कहीं मॉडर्न आ जाते हैं, वो एक सीक्वल में नहीं है, लॉजिकली अरेंज नहीं किए गए हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट हमारे पास कंजर्वेटिव भी हैं, जिस प्रकार से हमने कुछ रखे हैं, जैसे कि हमारी संस्थानों के बारे में। तो ये कंजर्वेटिव व्यू भी हैं, इनको मानते हैं कि कंजर्वेटिव हैं कि राज्य को लोक कल्याण के ही कार्य करने चाहिए, या फिर समाजवाद की ज़्यादा भावना आने की वजह से भी इनको कंजर्वेटिव कहा गया है। इसके बाद कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, यानी कि कभी कभी जैसे मौलिक अधिकार हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनमें टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं कि समान व्यवस्था उत्पन्न करना, या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको अच्छी सुविधाएं देना, तो ये डायरेक्ट हमारे मौलिक अधिकारों में कंट्राडिक्शन उत्पन्न करता है। तो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न होता है। इसके अलावा भी क्रिटिसिज्म किया जा सकता है कि कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड नहीं किए गए हैं जिनको ऐड करना चाहिए था, कुछ ऐसे अधिकारों को ऐड नहीं किया गया है, और जो स्टेट है वो इनको लागू नहीं करता, अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड है उसकी। तो ये इसी क्रिटिसिज्म में शामिल है। तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, और एट प्रेजेंट है वो हर एक राज्य है वो इसको लागू करता है, ताकि उसकी जो गवर्नमेंट है, वो सरकार है, राज्य सरकार है, वो लंबे समय तक बनी रहे। एंड हम इनके उदाहरण देख सकते हैं, जिस प्रकार से निःशुल्क, जैसे वृद्धों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बसेस हैं, गवर्नमेंट की बसेस हैं, रोडवेज बसेस हैं, उनमें किराए में छूट दी जाती है, या जो
पेंशन्स हैं, वृद्धावस्था पेंशन है या कोई भी ऐसी पेंशन है, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर ही आती है। स्कॉलरशिप दी जाती हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आती हैं। पंचायती राज है, पंचायती राज का कानून भी बन चुका है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टार्टिंग से शामिल भी था। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल था स्टेट पॉलिसी का, पॉलिसीज़ के लिए जो हमारे पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है।